हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास बेसिकली रहेगी मराठा काल के बारे में। मराठा काल के बारे में समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें इसमें कवर करेंगे, जैसे कि रघुजी भोसला कौन थे, छत्रपति जी शिवाजी से उनका किस प्रकार से संबंध था, वो किस किस प्रकार से संबंधित थे। साथ ही जानेंगे नागपुर में भोसला शासन की नींव कैसे पड़ी, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए। उसको पहले से याद रखिएगा। जो रघुजी भोसले हैं, उन्होंने नागपुर में भोसला शासन की नींव रखी, तो उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में समझेंगे छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण का क्या कारण था और इस आक्रमण से क्या परिणाम हमको मिले। क्लियर है? तो आज की जो क्लास रहेगी बेसिकली तीन चीजों पर फोकस रहेगी। कौन कौन सी तीन चीजें? रघुजी भोसला कौन थे, छत्रपति शिवाजी से किस प्रकार संबंधित थे, इसको जानेंगे। नागपुर में भोसला शासन की नींव कैसे पड़ी, इसके क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए, और साथ ही छत्तीसगढ़ पर मराठों का आक्रमण होने का मुख्य कारण क्या था और इस आक्रमण के क्या परिणाम छत्तीसगढ़ को मिले। तो आज के इस सेशन में इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रघुजी भोसला कौन थे, छत्रपति शिवाजी से किस प्रकार संबंधित थे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो मराठा एम्पायर है या मराठा साम्राज्य है, उसकी नींव किसने रखी। मराठा एम्पायर का नींव रखने वाले या हिंदवी स्वराज्य का सपना देखने वाले कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इनके पिता का नाम था साहाजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की दो पत्नियां थी, दो रानियां थी। इसमें से पहली रानी का नाम था साईबाई और दूसरी रानी का नाम था सोयराबाई। साईबाई की मृत्यु के बाद सोयराबाई से छत्रपति शिवाजी महाराज विवाह करते हैं। इनका जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1647 से 1680 ईस्वी तक। इनके साईबाई जो रहती हैं, उनसे एक पुत्र होता है जिनका नाम रहता है छत्रपति संभाजी भोसले। छत्रपति संभाजी भोसले किनके पुत्र हैं? साईबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के। संभाजी महाराज का जो विवाह होता है वो येसुबाई से होता है और इनका जो शासनकाल रहेगा वो 1680 से 1689 तक रहेगा। ठीक है। इनके पुत्र होते हैं छत्रपति साहूजी भोसले। साहूजी महाराज, आप इनका नाम सुने होंगे, एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें जो रहते हैं साहूजी, वो हैं छत्रपति साहूजी। क्लियर है? जबकि सोयराबाई के जो पुत्र होते हैं उनका नाम रहता है छत्रपति राजा राम जी भोसले। राजा राम जी भोसले कौन है? सोयराबाई के बेटे हैं। इनकी दो पत्नियां होती हैं, एक का नाम रहता है ताराबाई और दूसरी पत्नी का नाम रहता है राजसबाई। और इनका जो शासनकाल रहता है 1689 से 1700 तक रहता है। 11 साल का लगभग शासनकाल रहता है। तो ताराबाई से इनको पुत्र होता है, उनका नाम रखते हैं ये छत्रपति शिवाजी द्वितीय। छत्रपति शिवाजी द्वितीय का जो शासनकाल रहता है वो 1700 से लेकर 1707 तक रहता है। याद रखिएगा, जब छत्रपति संभाजी का पुत्र हुए थे छत्रपति साहू जी, तो इनको कैद कर लिया जाता है येसुबाई के साथ। औरंगजेब इनको कैद कर लेते हैं, तो इसलिए ये 1707 के बाद आते हैं वहां से रिहा होकर और उसके बाद राजा बनेंगे। ठीक है, छत्रपति बनेंगे। छत्रपति साहूजी भोसले जो है वो 1707 से 1749 तक क्या रहेंगे? शासक रहेंगे। जबकि राजसबाई जो है, छत्रपति राजा राम जी भोसले की जो द्वितीय पत्नी है, उनके पुत्र होते हैं छत्रपति संभाजी द्वितीय। इनका शासनकाल 1714 से 1760। और इसमें आपको मैं बता दूं, छत्रपति लोगों का क्या हो गया है? सतारा, पुणे, नासिक, अलग अलग जगह इन लोगों का क्या हो रहा है? कोल्हापुर, अलग अलग बंटवारा होते जा रहा है, भाई बंटवारा। तो उसके चक्कर में अलग अलग ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। अगर बात करें छत्रपति शिवाजी द्वितीय के पुत्र की, तो इनके पुत्र का नाम रहता है छत्रपति राजा राम द्वितीय और इनका शासनकाल 1749 से 1777 तक रहता है। छत्रपति संभाजी द्वितीय के पुत्र होते हैं छत्रपति शिवाजी तृतीय। यहां तक क्लियर है? और जो साहूजी भोसले रहते हैं, इनकी जब मृत्यु होती है 1749 में, तो अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करते हैं? छत्रपति राजा राम द्वितीय को। जो उनके एक भाई रहते हैं छत्रपति शिवाजी द्वितीय, उनके पुत्र रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका भी जो राजपाट है वो किसको मिल जाएगा? छत्रपति राजा राम द्वितीय को। अब देखिए, इसमें जो सन है उसको पकड़िए। हम लोग मेन पढ़ रहे हैं मराठे, तो मराठे में 1741 में क्या होता है? छत्तीसगढ़ में आक्रमण। जब छत्तीसगढ़ पे आक्रमण हुआ उस समय छत्रपति कौन थे अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, कौन थे? छत्रपति साहूजी भोसले छत्रपति थे। और इन छत्रपतियों के पास एक पेशवा नाम का पद होता था। पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री, पेशवा का पद। तो इनके समय में पेशवा हुए कौन? छत्रपति साहूजी भोसले के समय में एक पेशवा हुए जिनका नाम था पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। और इनके ही शासनकाल के बाद, याद रखिएगा, इनके ही शासनकाल में धीरे धीरे जो शक्ति है, मराठों की शक्ति, वो किनके हाथ में चली गई? छत्रपति से वो पेशवा के हाथ में चली गई। ठीक है। पेशवा पुणे में रहते थे, तो कौन कौन से पेशवा थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला नाम मिलता है पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इनका जो कार्यकाल था वो 1713 से 1720 का था और 1720 में जब इनकी मृत्यु होगी तो इनके पुत्र बनते हैं पेशवा बाजीराव।
पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र कौन है? पेशवा बाजीराव, जिनके ऊपर मूवी बेस्ड है बाजीराव मस्तानी। ठीक, इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था काशीबाई और दूसरे का नाम था मस्तानी बाई। इनका भी कैरेक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। साथ ही इनका जो शासनकाल था वो 1720 से लेकर 1740 तक था। और इनके दो पुत्र हुए, काशीबाई से पुत्र हुआ उनका नाम पेशवा बालाजी बाजीराव, और मस्तानी बाई से जो पुत्र हुआ उनका नाम था शमशेर बहादुर। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पेशवा बालाजी बाजीराव, ध्यान दीजिएगा, 1740 में पेशवा बने हैं और छत्तीसगढ़ में आक्रमण होगा। उस समय कौन पेशवा थे? तो पेशवा बालाजी बाजीराव। 1741 में छत्तीसगढ़ पर आक्रमण होगा। कुल मिलाकर जो आपको बताने का उद्देश्य है वो याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ पर नागपुर के मराठों का या नागपुर के भोसलों का आक्रमण हुआ तो उस समय छत्रपति कौन थे? तो छत्रपति साहू जी थे। और पेशवा कौन था? तो पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ये चीज क्लियर है। इसमें देखिए, याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बहुत सारी मूवियां बनी हैं, जिसमें से आप एक वेल नोन मूवी जानते हैं, तान्हा जी द अनसंग वॉरियर। इसमें ये आपके छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। सेम आपके छत्रपति संभाजी के लिए छावा नाम की मूवी आई थी। तो बहुत सारे आपके मराठे जो छत्रपति हैं या पेशवा हैं उनके ऊपर मूवी बेस्ड है। थोड़ा सा स्टोरी अगर समझना रहा या कैरेक्टर को समझना रहा तो आप लोग ये मूवी देख सकते हैं। कैरेक्टर समझने के परिप्रेक्ष्य से ये सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जब ये समय आ गया आपका 1707 1749, मतलब छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करने का समय, लेकिन वो लिंक कैसे करेंगे महाराज छत्रपति शिवाजी से, हमारे नागपुर के भोसले? तो उसको मैं आपको बताता हूं। जो शिवाजी थे उनकी सेना में भोसले भाई थे। ठीक है, उनकी सेना में कौन थे? भोसले। छत्रपति शिवाजी भी खुद क्या थे? भोसले थे। लेकिन ये भोसले अलग हैं, याद रखिएगा, ये हिंगाणी के भोसले हैं। ठीक है, या हिंगड़ीकर के भोसले कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ में आक्रमण किए। इसमें स्टोरी क्या है? स्वराज की नींव रखने वाले शिवाजी महाराज के साथ लड़ने वाले अनगिनत वीरों में एक नाम था भोसले। मुधोजी भोसले, उनके भाई रूपाजी भोसले, बापूजी भोसले, साबाजी भोसले और परसोजी भोसले। ये बात हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लड़ने वाले योद्धाओं में। ये सभी छत्रपति शिवाजी की सेना के अभिन्न अंग थे। अब ये सब कौन है उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो ये सब रघुजी प्रथम जो हैं उनके परदादा हैं, परदादा। तलवारें टकराई, दुर्ग फतेह हुए और युद्ध में इन भाइयों की बहादुरी स्वराज के नक्शे पर दर्ज होती चली गई। किनकी? मराठे भाइयों की, भोसले भाइयों की, मुधोजी, रूपाजी, बापूजी, साबाजी और परसोजी। यह वही परिवार था जिसकी शाखा आगे चलकर हिंगड़ीकर भोसले के नाम से जानी जाने लगी। हिंगड़ीकर भोसले किनको कहा जाता है? तो रघुजी भोसले जो है वो हिंगड़ीकर भोसले हैं। ठीक है, हिंगाड़ी गांव से थे इसलिए उनको हिंगड़ीकर भोसले कहा जाता है। यही कुल रघुजी भोसले का उत्पत्ति का आधार बना, अर्थात रघुजी प्रथम के जो पूर्वज हैं वो शिवाजी के साथ युद्ध में लड़े। कुछ इस प्रकार से, ये आपको समझाने के लिए एआई जनरेटेड है। मुधोजी और उनके भाई रूपाजी, बापूजी, साबाजी और परसोजी, ये सब किनके साथ लड़ रहे हैं? छत्रपति शिवाजी के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, अब युद्ध में विजय जब होगी तो छत्रपति शिवाजी वीरता का पुरस्कार भी देंगे। और वीरता का पुरस्कार क्या मिलेगा उनको? पांडवगढ़ की जागीर। शौर्य का मूल्य जब छत्रपति शिवाजी स्वयं चुकाते हैं तो केवल इनाम नहीं होता, वह पहचान होता है। मुधोजी भोसले को जब वाई के पास पांडवगढ़ की एक जागीर दी गई तो केवल भूमि नहीं थी, वह एक वंश की गौरवशाली भविष्य की पहली ईंट थी। उनके भाई रूपाजी यवनमाल के भाम गांव में बसे। जब रूपाजी निसंतान रहे तो उनकी संपत्ति भी किसको मिल गई? मुधोजी के वंश को मिली, जिससे हिंगड़ीकर शाखा को बरार और पूर्व में पैर जमाने का मौका मिल गया। ये हमारे कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जो मुधोजी भोसले को वाई के पास पांडवगढ़ की एक जागीर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद अगला जो पदवी मिलता है वो मिलता है राजा राम जी के द्वारा। ठीक है, छत्रपति राजा राम आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी के जो छोटे बेटे रहते हैं, सोयराबाई के पुत्र। तो उन्होंने सेना साहिब सूबा के रूप में परसोजी की नियुक्ति की। मुगल मराठा संघर्ष के बीच छत्रपति राजा राम ने परसोजी भोसले को एक विशेष सम्मान दिया, सेना साहिब सूबा। ये याद रखिएगा, सेना साहिब सूबा की उपाधि जो है ये छत्रपतियों के जमाने में बहुत बड़ी उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, यह केवल उपाधि नहीं थी, यह अधिकार था देवगढ़, गोंडवाना, चांदा और वरहाड़ जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण का। परसोजी अब केवल योद्धा नहीं, मराठा सत्ता के पूर्वी विस्तार के नायक बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा विस्तार का उनको कार्य मिला है? पूर्वी विस्तार, मतलब इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल साइड उनको मराठों का विस्तार करना है। उनका प्रभुत्व अब तलवार से ज्यादा रणनीति से परिभाषित होने लगा। किनकी बात हो रही है? तो याद रखिएगा, परसोजी भोसले की। ये उसका इलस्ट्रेशन है। छत्रपति राजा राम ने परसोजी भोसले को एक विशेष सम्मान दिया, सेना साहिब सूबा की उपाधि।
और उनको क्या दिया, पूर्व में विस्तार करने का। ठीक है, ये गोंडवाना क्षेत्र में इधर हमको मराठा साम्राज्य को विस्तार करना है। क्लियर है। अब परसोजी के परिवार में परसोजी के 3 पुत्र थे, संताजी, कान्होजी और राणोजी। ठीक है, वो अब उनके पुत्र क्या होंगे, मराठों को समर्पित होंगे। संताजी की मृत्यु और राणोजी का बडनेरा अमरावती की भेंट। अर्थात परसोजी के 3 पुत्र संताजी, कान्होजी और राणोजी। ठीक है, परसोजी को क्या उपाधि मिली है तो आपको बता दूं, सेना साहिब सूबा राजा राम जी ने दिया था। परसोजी के बड़े पुत्र संताजी के बारे में है कि हर योद्धा की कहानी जीत से नहीं बलिदान से भी बनती है। 1719 में दिल्ली के अभियान में संताजी भोसले को की क्या हो गई, वीर गति हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उनके बलिदान का सम्मान करते हुए राणोजी को, अर्थात संताजी के जो सबसे छोटे भाई रहते हैं, उनको सवाई संताजी की उपाधि दी गई। और 1722 में साहू महाराज ने उन्हें बडनेरा और अमरावती की भूमि भी क्या की, भेंट की। और इनके जो मंझले भाई रहते हैं कान्होजी, उनको सेना साहिब सूबा की उपाधि को बरकरार रखा गया और 20 वर्षों तक उन्होंने क्या किया, शासन किया। किसने, कान्होजी ने। यह एक युग परिवर्तन था। भोसले अब मराठा साम्राज्य के भूगोल में स्थायी रूप से अंकित हो रहे थे, क्योंकि उनको क्या मिल रहा था, अलग अलग भूमि। पहले पांडवगढ़ मिला था, अब बडनेरा और अमरावती की भूमि भी मिल रही है। कुल मिलाकर यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, जमीनें मिलती जा रही हैं। तो वो भूगोल में क्या हो रहा है, मराठे स्थायी रूप से अंकित होते जा रहे हैं। इसका इलस्ट्रेशन अगर हम लोग देखें तो संताजी भोसले की यहाँ पे वीरगति हो गई और साथ ही राणो जी को सवाई संताजी की उपाधि दी गई। राणो जी कौन है, तो इनके सबसे छोटे वाले भाई हैं। और 1722 में साहू महाराज ने उन्हें बडनेरा और अमरावती की भूमि भी क्या की, भेंट की। अब बात करते हैं रघुजी प्रथम के पिताजी अर्थात बिंबाजी। देखिए, कान्होजी के एकमात्र पुत्र होते हैं बापूजी और बापूजी के एकमात्र पुत्र होते हैं बिंबाजी। आपको पता होगा कान्होजी कौन थे, तो परसोजी के 3 पुत्र संताजी, कान्होजी और राणोजी। उनमें से कान्होजी के पुत्र होते हैं बापूजी और बापूजी के पुत्र होते हैं बिंबाजी। बिंबाजी का कोई पुत्र नहीं था, तो वे क्या करते थे, रामजी पंत कोल्हाटकर से प्रार्थना करते थे। रामजी पंत कोल्हाटकर क्या है, एक गुरु है। ठीक है, तो उनसे ये प्रार्थना करते थे, उनसे विनती करते थे कि मुझे पुत्र हो जाए, मुझे संतान हो जाए। ठीक है, लेकिन एक दिन वैष्णव संत रामजी पंत कोल्हाटकर की प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। यह पुत्र उनके लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम न था, इसलिए बिंबाजी ने पुत्र का नाम रखा राघव, यानी रघु, भगवान राम के नाम पर। और यहीं से जाने जाने लगे हमारे रघुजी प्रथम। ठीक है, रघुजी प्रथम के पिता कौन थे, तो बिंबाजी। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो बिंबाजी पढ़ते हैं वो रघुजी प्रथम के चौथे पुत्र, सबसे छोटे पुत्र और उनके सबसे चहीते पुत्र रहते हैं बिंबाजी। तो उनको अपने पिता का नाम दिया जाता है, जबकि बाकी और पुत्र हैं मुधोजी, जानकोजी, ये सब उनके पूर्वजों के ही नाम हैं। क्लियर है। तो ये इसका इलस्ट्रेशन है कि बिंबाजी का पुत्र जो होता है कौन, राघव या रघुजी, उनको ये कौन है, हमारे रामजी पंत कोल्हाटकर, उनका नाम रखते हैं क्या, राघव या रघुजी। जैसे ही रघुजी का जन्म होता है, याद रखिएगा, उसके कुछ महीने बाद ही बिंबाजी की मृत्यु हो जाती है। तो उनका लालन पालन जो है उनकी माता और उनकी दादी करते हैं। उनकी माता का नाम रहता है काशीबाई और दादी का नाम रहता है बैजाबाई। ठीक है, तो रघु जी का बचपन जो है वो पांडववाड़ी में माँ और दादी के साथ था। रघु जी के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनके पिता बिंबाजी की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात पश्चिम महाराष्ट्र की हरी भरी घाटियों के बीच वाई के निकट पांडववाड़ी या पांडवगढ़ जो था, उसमें रघुजी भोसले का बचपन बीता। उनकी माँ का नाम था काशीबाई और दादी बैजाबाई की सीखों के बीच रघुजी धीरे धीरे उस वट वृक्ष की जड़ों की तरह मजबूत हो रहे थे जो भविष्य में मराठा शक्ति की पूर्वी स्तंभ बनना था, अर्थात नागपुर के मराठों का नींव रखने वाले रघुजी प्रथम। बचपन में ही उनमें शौर्य, धर्म और अनुशासन के बीज बो दिए गए थे। इस प्रकार से हमारे रघुजी हैं जो वो अपनी माँ की ममता और दादी बैजाबाई की सीखों के बीच ज्ञान अर्जन करते हुए थोड़े बड़े हुए, तो उनको लगा कि मुझे भी अपने परिवार की तरह युद्ध में भाग लेना चाहिए और वो अमरावती चले जाते हैं। अमरावती में क्यों, तो अमरावती में उनके चाचा रहते हैं राणोजी भोसले। ठीक है, तो अमरावती में सिलेदार के रूप में रघुजी। सिलेदार का अर्थ होता है घुड़सवार, याद रखिएगा। युवावस्था की देहरी पर कदम रखते हुए ही रघुजी ने पारिवारिक सम्मान और युद्ध कौशल का दायित्व ओढ़ लिया। वे अपने चाचा राणोजी भोसले, बिंबाजी के छोटे भाई का नाम क्या था, राणोजी, उनकी सेवा में अमरावती पहुंचे और एक सिलेदार यानी कि घुड़सवार योद्धा के रूप में सैन्य अभियानों में भाग लेने लगे। उनके भाले की चमक और रणनीति की सूझबूझ ने जल्द ही उन्हें सेनाओं में सम्मान दिलाया, लेकिन रघुजी की महत्वाकांक्षा यहां रुकने वाली नहीं थी। ठीक है, ये हमारे कौन है, रघुजी हैं सिलेदार यानी कि घुड़सवार योद्धा के रूप में। इसके बाद रघुजी क्या करेंगे, तो रघुजी जाएंगे यहां से जो
अमरावती है, यहाँ से जो भी चीजें सीखे रहेंगे उसको लेकर ये फिर वापस कहाँ जाते हैं, सतारा। देवगढ़ के युद्धों और गौड़ राजनीति में अनुभवी होने के बाद रघुजी सतारा लौटे। सतारा में कौन है तो याद रखिएगा, यहाँ पे है छत्रपति साहू जी। एक दिन एक शिकार यात्रा के दौरान जब छत्रपति साहू जी पर एक आदमखोर बाघ ने अचानक हमला कर दिया तो बाकी सब स्तब्ध रह गए, पर रघु जी नहीं। रघु जी क्या करेंगे, उन्होंने बिजली की गति से बाघ पर वार किया और छत्रपति का जीवन बचा लिया। साहू महाराज जो थे या छत्रपति साहू जी जो थे वो इनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न केवल रघु जी को पुरस्कार दिया बल्कि अपनी सिरके वंश की रानी सगुनाबाई खुद छत्रपति साहू जी महाराज की पत्नी थी, उनकी बहन सलूबाई का विवाह रघु जी से करा दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, एक रानी की बहन से उनका विवाह कराया। यह सिर्फ एक विवाह नहीं था, यह था दो महान भोसले शाखाओं, सेना साहिब सूबा और छत्रपति वंश का गठबंधन। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे छत्रपति साहू जी महाराज को बचाते हुए कौन, रघु जी। ठीक है, रघु जी क्या है, छत्रपति साहू जी का जीवन बचाते हैं। इसके बाद इनका विवाह कर दिया जाता है किनसे, तो सलूबाई से। सिरके वंश की रानी सगुनाबाई की बहन सलूबाई से इनका विवाह हो जाता है, किनका, रघु जी प्रथम का। अब देखिए रघु जी जो है वो छत्रपति से भी इनका अच्छा तम हो गया, उनके जो रानी रहते हैं उनकी बहन से भी ये क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। अब कहानी हम लोग जानते हैं, नागपुर में भोसला शासन की नींव कैसे पड़ी, इसके क्या कारण थे और कैसे परिणाम हुए। हमारी कहानी शुरू होती है देवगढ़ से। यह गोड़ों का एक शक्तिशाली राज्य था। इसके राजा का नाम था राजा बख्त बुलंद शाह। राजा बख्त बुलंद शाह एक बार क्या होता है, दिल्ली की यात्रा करते हैं। उन्होंने वहां की भव्यता, उस नगर की भव्यता को देखा और वहां से लौटते हुए उनके मन में एक ख्याल आया कि अब मेरे राज्य को आगे बढ़ाना है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम कारीगरों, किसानों को, इन सबको मैदानों में बसाया और वहीं एक नगर का जन्म हुआ जिस नगर का नाम था नागपुर। याद रखिएगा, नागपुर जो है, मैं आपको पहले ही बताया था, पुर अगर जुड़ा रहता है शहर को पुर कहा जाता था। और नाग नदी यहाँ बहती है, नागपुर शहर के किनारे कौन सी नदी बहती है, नाग नदी। तो नाग नदी के किनारे इस शहर को बसाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नागपुर। और दूसरी किंवदंती यह है कि उस शहर में बहुत ज्यादा नाग सांप पाए जाते थे उस क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र को नागपुर कहा गया। ठीक है, अलग अलग किंवदंती है। तो ये थे हमारे कौन, राजा बख्त बुलंद शाह। इनकी मृत्यु हो जाती है 1706 में। बख्त बुलंद शाह की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब का शासनकाल रहता है और इस समय ये इनकी मृत्यु हो जाती है बख्त बुलंद शाह की। ठीक, तो इसका इलस्ट्रेशन है राजा बख्त बुलंद शाह दिल्ली से लौटते हुए, और इनका एक सपना था कि एक हम शहर बसाएंगे, और वो शहर कौन सा होगा, नागपुर। नागपुर शहर बसाने वाले कौन हैं, तो बख्त बुलंद शाह हैं। ठीक है, ये गोंड राजा हैं, याद रखिएगा, अभी नागपुर में मराठे नहीं आए हैं। अब जैसे ही 1706 में बख्त बुलंद शाह की मृत्यु हो जाती है तो इनके उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है। बख्त बुलंद शाह के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, तो उनके पुत्र चांद सुल्तान, जो एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही राजा बनते हैं उन्होंने अपनी राजधानी को देवगढ़ से नागपुर में स्थानांतरित किया, जिससे विकास की रफ्तार और क्या हो गई, तेज हो गई। पर किस्मत देखिए, लगभग आपके 33 सालों का शासनकाल रहता है उनका, 33 ईयर, और 33 ईयर के बाद उनका 1739 ईस्वी में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही उनकी मृत्यु होगी राजगद्दी का फिर से संघर्ष छिड़ जाएगा, क्योंकि बख्त बुलंद शाह जो रहते हैं उनके एक पुत्र रहते हैं चांद सुल्तान, जबकि उनका एक नाजायज बेटा रहता है जिनका नाम रहता है वली शाह। ठीक है, अब देखिए चांद सुल्तान मेन राजा थे, मेन उत्तराधिकारी थे, तो उनकी जो रानी रहती हैं वो मानकर चलते हैं कि उनके जो पुत्र होते हैं बुरहान शाह और अकबर शाह, ये क्या बने, शासक बने। जबकि जो नाजायज बेटा है वली शाह वो गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है, कब्जा कर लेता है। बख्त बुलंद शाह के उत्तराधिकारी कौन बने, चांद सुल्तान, और उन्होंने राजधानी को कहां लेके चले गए, नागपुर, ये राजधानी परिवर्तित करते हुए। इसके बाद वली शाह की साजिश और मराठों की एंट्री। जो नाजायज बेटा था वली शाह वो जबरदस्ती गद्दी पर बैठ गया। चांद सुल्तान की जो रानी थी वो अपने बेटों अकबर शाह और बुरहान शाह की रक्षा के लिए एक चौंकाने वाला कदम उठाती है। उन्होंने मराठा सरदार, तत्कालीन मराठा सरदार कौन थे, रघुजी भोसले, उनसे मदद मांगी। रघुजी भोसले कहाँ हैं, तो पांडवगढ़ी में है, पांडवगढ़ में है, और आपका बोल सकते हैं देवगढ़ के उत्तर वाले क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में। तो उनसे मदद मांगने कौन चली जाते हैं, चांद सुल्तान की रानी। अब इसके बाद रघुजी भोसले जो हैं वो आते हैं नागपुर और वली शाह से लड़ते हैं और वली शाह वहां मारा जाता है। उसके बाद रघुजी गोड़ राजकुमारों को गद्दी लौटा देते हैं और वापस चले जाते हैं। क्योंकि रघुजी भोसले ने गोड़ राजकुमारों अकबर शाह और बुरहान शाह की मदद की थी, तो रघुजी को इनाम के रूप में बहुत सारी संपत्ति मिली।
उन्होंने संपत्ति मिलने पर यह सोच लिया कि वाह, ये तो बहुत समृद्ध इलाका है। उनके मन में यहाँ पे पहला लालच आया। इससे पहले उन्होंने सहायता बस की थी, लेकिन अब उनके मन में क्या आ रहा है? लालच आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कौन है? नाजायज बेटा वली शाह हैं, जो जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? गद्दी में बैठ गए हैं। उसके बाद चांद सुल्तान की रानी अपने बेटों अकबर शाह, बुरहान शाह की रक्षा के लिए मराठा सरदार रघुजी भोसले से मदद मांगती हैं। इसके पश्चात क्या हुआ? तो रघु जी आए, वली शाह से लड़े, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वली शाह क्या हो गया? मारा गया है। जबकि गोर राजकुमार हैं, उनको गद्दी लौटा दी गई, उनका राज्याभिषेक किया जा रहा है। इसके बाद इनको लौटते समय अपार धन मिलता है, और ये धन को देखकर रघु जी के मन में क्या आता है? लोभ आता है कि वाह, ये तो बड़ा समृद्ध इलाका है, यहाँ इतना पैसा दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, रघु जी प्रथम जो हैं, इनकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। अभी भी इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? खस्ता हाल है। तो इसके लिए ये क्या करेंगे? धीरे धीरे सैन्य अभियान भी चलाएंगे। अब यहाँ पे नागपुर का मामला तो सॉर्ट आउट हो गया, ऐसा हमको लगता है, लेकिन अभी नहीं हुआ है। भाई भाई के बीच में अब जंग होगा, पर किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। अकबर शाह और बुरहान शाह में झगड़ा बढ़ता गया। दो भाई अब राजा बनने के होड़ में लग गए। इस बार जो बड़े भाई रहते हैं बुरहान शाह, उन्होंने फिर से रघु जी को बुलाया। रघु जी आए, अकबर शाह को निर्वासित कर दिया, और कुछ समय बाद उनकी मौत जहर से हो गई, हैदराबाद में हो गई। ठीक है। और अब रघु जी को लगने लगा कि गोड़ों की गद्दी जो है वो बस एक तमाशा है। यहाँ बस गद्दी के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं। ठीक है, पहले चाचा भतीजा लड़ रहे थे, अभी भाई भाई लड़ रहे हैं। तो ये आपका स्टेशन है। बुरहान शाह रघु जी से मिलते हैं, उनको मामले से अवगत कराते हैं। इसके बाद रघु जी आते हैं और अकबर शाह को निर्वासित कर देते हैं। मतलब ये आपका राजमहल है, वहां से देश निकाला दे दिए। और इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, और कहा जाता है कि जहर से इनकी मृत्यु हुई थी। किसने जहर दिया? ये आपका संदेहास्पद है। यहां तक हमारा अकबर शाह भी चले गए। अब हमारे राजा कौन बचे हैं? बुरहान शाह। अब इसके बाद रघु जी जो है इस बार पैसा नहीं लेंगे। इस बार रघु जी क्या करेंगे? चुपचाप से क्रांति कर देंगे। अर्थात 1740 में रघु जी भोसले ने खुद को गोंड राजा अर्थात बुरहान शाह का संरक्षक घोषित कर दिया। बुरहान शाह नाम के राजा रह गए, अर्थात एक राज्य पेंशन भोगी। मतलब आप आराम से क्या कीजिए, महल में आराम से सोइए, हम लोग संभाल लेंगे इधर का काम। ये चीज तो राजा सिर्फ नाम के थे, बाकी काम कौन कर रहा है? आपके रघु जी भोसले। असल सत्ता जो थी वो अब रघु जी के हाथ में या उनके मराठे वंश के हाथ में थी। इस प्रकार देवगढ़ या नागपुर के गौड़ साम्राज्य का इतिहास एक किताब की तरह बंद हो गया और एक नया अध्याय शुरू हुआ। कौन सा? नागपुर में मराठा साम्राज्य का। अब इसका मैं इलिस्ट्रेशन आपको बताऊं तो सबसे पहले 1740 में रघु जी भोसले ने खुद को गोंड राजा का संरक्षक घोषित कर दिया। इसके पश्चात बुरहान शाह जो है वो नाम के राजा रह गए, अर्थात एक राज्य पेंशन भोगी। ये आपका महल है, ठीक है, यहाँ राजा रहते थे, लेकिन अभी उनको एक अलग कमरे में रख दिए हैं। अब यहाँ से बैठ के सोच रहे हैं कि क्या से क्या हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? नागपुर की जो असल सत्ता रहेगी वो रघु जी के हाथों में आ जाएगी, और यहाँ से नागपुर के भोसला वंश की नींव रखेंगे कौन? रघु जी प्रथम। जैसी ही 1740 की घटना है, ये 1740। अब रघु जी के पास, मैं आपको पहले ही बताया था, पैसे का दिक्कत था। ठीक, तो अब ये क्या करेंगे? आसपास के इलाकों में आक्रमण करेंगे, और इसके साथ ही बहुत सारी कारण रहेंगे आक्रमण के। इसके साथ ही रघु जी प्रथम जो है ये छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करते हैं। इसके कारण और परिणाम क्या थे, इसको अब समझने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण, कारण और परिणाम। देखिए, छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण जो है ये 18वीं सदी की एक ऐतिहासिक और निर्णायक घटना थी। यह आक्रमण न केवल कलचुरी साम्राज्य के पतन का कारण बना, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया। कलचुरी वंश का केंद्र रतनपुर 1050 ईस्वी से एक समृद्ध और सुसंगठित शासन प्रणाली का केंद्र था, लेकिन 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत कोल्हाटकर के आक्रमण ने इस शासन का अंत कर दिया। अब इनके आक्रमण होने का प्रमुख कारण क्या था, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला कारण मराठा साम्राज्य की जो विस्तारवादी नीति है। इस नीति पर रघु जी चर्चा करते हैं। अपने जो सेनापति रहते हैं, जो चीफ रहते हैं अलग अलग चीज के, उनसे ये सलाह मशवरा करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो पहली घटना होती है क्या, पहला कारण क्या होता है, तो मराठों की विस्तारवादी नीति। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य निरंतर विस्तार की नीति पर चल रहा था। रघु जी भोसले को पूर्व की ओर प्रभाव फैलाने की सनद प्राप्त थी, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। पहला कारण क्या हो गया, मराठों की विस्तारवादी नीति। दूसरा कारण है मीर हबीब का निमंत्रण। मीर हबीब कौन है, तो मीर हबीब याद रखिएगा, बंगाल के नवाब, तत्कालीन नवाब अलीवर्दी खां के विरोधी मीर हबीब ने मराठों को बंगाल पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया, जो इस पूरे अभियान को एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि देता था। ठीक है, मराठों का मेन टारगेट कहां था, बंगाल आक्रमण था,
लेकिन रास्ते में क्या पड़ गया, आपका छत्तीसगढ़ पड़ गया। यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको रास्ते में क्या मिल रहा है, बंगाल जाते समय छत्तीसगढ़ मिल रहा है। और उसके चक्कर में क्या हो गया, बंगाल आक्रमण की तैयारी जब हुई तो बंगाल जाने के मार्ग में आपका पड़ता था क्या, छत्तीसगढ़। मराठों ने पीछे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र को अधीन करना जरूरी समझा। अगर मान लो यहाँ से गुजर जाते हैं बिना लड़े और यहाँ वाले जो राजा रहेंगे वो इनसे युद्ध कर लेंगे तो इनकी पीछे की सुरक्षा क्या होगी, बाधित होगी। इसलिए क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ को भी जीतते हुए चले जाते हैं। तो ये तीसरा कारण था बंगाल आक्रमण के लिए छत्तीसगढ़ का मार्ग पर होना। चौथा कारण है रघु जी की ऋणग्रस्तता। रघु जी भोसले भारी वित्तीय संकट में थे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, सेना के खर्च को पूरा करने के लिए आसपास के राज्यों को लूटना क्या था, उनका उद्देश्य बन गया था। और चूंकि लूटने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए, तो उसके लिए सॉफ्ट टारगेट मिला कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की समृद्धि, धान, वन संपदा और उपजाऊ भूमि ने इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से आकर्षक बना दिया था। मराठों के लिए यह लूट और कर वसूली का उपयुक्त स्रोत था। छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य था जिसे लूटना फायदे का सौदा था, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इसके अलावा ऐसे ही लूट लेंगे क्या, तो नहीं। इसके अलावा यहाँ के जो राजा थे वो वृद्ध हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे, अर्थात राजा रघुनाथ सिंह जी की कमजोरी। रतनपुर के राजा रघुनाथ सिंह वृद्ध, पुत्र शोक से पीड़ित, उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो जा रही थी तो पुत्र शोक से पीड़ित और शासन में निष्क्रिय हो चुके थे। उन्होंने मराठों का कोई प्रतिरोध नहीं किया और इस कारण क्या हो गए, मराठे ऐसे ही जीत गए। इसके अलावा मराठों के आक्रमण का एक अन्य कारण था राज परिवार में फूट। राज परिवार में कौन, तो आपको याद होगा मोहन सिंह, घर का भेदी, ठीक है। तो रायपुर शाखा के मोहन सिंह और रतनपुर के रघुनाथ सिंह के बीच में मतभेद था। मोहन सिंह ने संभवतः रघु जी को रतनपुर पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। ये हमारे मोहन सिंह हैं, किनको बता रहे हैं, रघु जी को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्षेत्र है, वहां का राजा दुखी है, उनका एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई है, कमजोर है, तो आप लोग उसको आसानी से जीत सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मराठों के आक्रमण का एक और कारण था, जो यहाँ के रतनपुर के राजा थे, कलचुरी राजा, उनके जमींदार वो उनसे असहयोग कर देते हैं, उनसे उनका हेल्प नहीं करते, ठीक है। तो जमींदारों का असहयोग, राज्य के जमींदार राजा के विरोध में थे, उन्होंने राजा का साथ नहीं दिया और कई स्थानों पर राजकीय भूमि पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। अपना अपना बना लिए कौन, जमींदार लोग। तो इसके कारण ये सब क्या थे, हमारे छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के कारण थे। अब जानते हैं मराठा आक्रमण की तिथि क्या थी, किस तारीख को मराठा आक्रमण हुआ था। तो इसके लिए देखिए अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है, लेकिन मैं कुछ इतिहासकारों का नाम आपको बताऊंगा, जैसे कि डॉक्टर पीएल मिश्रा, ये हैं हमारे कौन, पीएल मिश्रा जी। डॉक्टर पीएल मिश्रा, डॉक्टर मुकुंद रंगनाथ, ज्ञानेश्वर प्रसाद शर्मा और बाबू रेवाराम आदि के अनुसार छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण का जो तिथि है वो 1741 है। आयोग भी आपको यही आंसर लेकर चलता है, ठीक है। अलग अलग बुक आप देखेंगे, अलग अलग ऑथर के देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी का, तब भी आपको ये वाला डेटा जो है इसको ऑथेंटिक मानकर चलना है। 1741 में हुआ था किसका, मराठों का आक्रमण। ये कौन मानते हैं, डॉक्टर पीएल मिश्रा, डॉक्टर मुकुंद रंगनाथ, ज्ञानेश्वर प्रसाद शर्मा और बाबू रेवाराम। तो ये ऑथेंटिक राइटर हैं, इतिहासकार हैं छत्तीसगढ़ के बहुत प्रमुख, तो इसको हमको मानकर चलना है। अब ये आक्रमण हुआ क्या था, कैसे हुआ था, इसका घटनाक्रम समझते हैं। आक्रमण का घटनाक्रम क्या था, तो देखिए सबसे पहले आक्रमण में क्या हुआ, रघु जी प्रथम जो है वो भास्कर पंत जो इनके सेनापति थे उनको आदेश देते हैं कि तुम एक काम करो, हमारी जो मराठी सेना है उसको लेकर जाओ। तो भास्कर पंत के नेतृत्व में नागपुर से कौन सी सेना निकलती है, मराठा सेना निकलती है। इसके पश्चात ये मराठा सेना सबसे पहले नागपुर से निकलती है बुंदेलखंड की ओर। नागपुर से कहाँ जाएंगी, बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड पार करते हुए नागपुर की ये मराठा सेना आपको दिख रही है। बुंदेलखंड से ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के लिए किस मार्ग का यूज करते हैं, तो पिंडरा के मार्ग से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। गौरेला पिंडरा मरवाही जो जिला है जहां से अमरकंटक साइड हम लोग जाते हैं, वो वाला पिंडरा का मार्ग से छत्तीसगढ़ में ये प्रवेश करते हैं कौन, मराठे सैनिक। इनके साथ कौन आता है, तो इनके साथ आते हैं मोहन सिंह। याद रखिएगा भास्कर पंत के साथ मोहन सिंह भी रहेंगे। मोहन सिंह क्या करेंगे, तो सिर्फ वो बताएंगे कहाँ महल है, कहाँ क्या लोकेशन है, ठीक है। तो रतनपुर पर मराठा जो सेना है उसकी चढ़ाई होता हुआ देखते हैं कौन, मोहन सिंह। ये देख रहे हैं और ये हमारा जो रतनपुर का किला है मान सकते हैं, उस पर कौन से सैनिक चढ़ाई कर रहे हैं, मराठे सैनिक। क्लियर है। जब मराठे सैनिक गेट के पास पहुंच जाएंगे तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। एक तोप दागा जाता है, मैं स्टोरी आपको बता दूं, एक तोप दागा जाता है तो एक दीवार गिर जाता है। उसके बाद रानी लोग जो रहती हैं, रघुनाथ सिंह की रानियां, 2 रानियां रहती हैं बेसिकली, वो लोग सफेद ध्वज लहराते हुए आती हैं और उसके कारण ये दिखलाया जाता है कि हम लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, कोई गोला बारूद, कोई लड़ाई नहीं होगा, ठीक है। तो बिना किसी अवरोध के रतनपुर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं कौन, मराठे। इसके बाद रतनपुर के नगर में प्रवेश करते हैं। रतनपुर नगर में प्रवेश करते हुए आपके मराठे सैनिक या मराठी सेना
और संध्या होते होते आपकी रतनपुर का जो किला है उस पर क्या लहरा दिया जाता है, भगवा ध्वज या फिर मराठों का ध्वज जो है वो लहरा दिया जाता है। अर्थात रतनपुर विजय हो चुका रहता है मराठों के द्वारा, रतनपुर जीत चुके रहते हैं। इसके बाद भास्कर पंत आपके रघुनाथ सिंह से मिलते हैं और उनको सामंती राजा बना देते हैं। सामंती राजा अर्थात नाम का राजा। वो किसके अंदर रहेंगे, मराठों के अंदर रहेंगे, मराठों को ही रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, रतनपुर की महारानी रघुनाथ सिंह को सामंती राजा बनाने पर एकांत में बैठी हुई। ये आप इलस्ट्रेशन आप समझ सकते हैं कि हमारे जो रघुनाथ सिंह जी हैं उनको हटाया नहीं गया, उनकी हत्या नहीं की गई है, उनको क्या बना दिया गया है, सामंती राजा। इसके बाद जो लिखा पढ़ी रहता है, आय व्यय रहता है, उसकी किताब का उसका हिसाब किताब देखते हुए कौन है, हमारे भास्कर पंत। भास्कर पंत ये क्यों देख रहे हैं, ताकि इनको पता चले कि यहाँ की आय कैसी है, यहाँ का रिवेन्यू कैसा है, अर्थात यह आय व्यय का हिसाब देखते हुए कौन, भास्कर पंत कुल्हाटकर। क्लियर है। इसके बाद आय व्यय का जितना भी समझेंगे उसके बाद अपने जो अधिकारी रहेंगे मराठे अधिकारी, राजकीय आय की गणना करते हुए मराठा खजांची, ये सब देखेंगे। और अगर इनको डिसाइड हो जाता है कि इससे इस वाले क्षेत्र से और पैसा मिल सकता है तो ये पहले क्या करते हैं, रतनपुर की जनता से ये क्या करते हैं, आम जनता से कर वसूलते हैं, मतलब उनसे भी टैक्स लेते हैं। जो गरीब दुखी रहेंगे वो भी क्या करेंगे, अपना अनाज पैसा ये सब टैक्स ये पटाने आएंगे। साथ ही याद रखिएगा रतनपुर पर सामूहिक रूप से रतनपुर पर 1 लाख का जुर्माना ठोकते हैं कौन, भास्कर पंत कुल्हाटकर। 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक देते हैं। क्लियर है। अब ये सारी घटना हो गई। इसके बाद इनको जाना कहाँ है, बंगाल के लिए जाना है। तो बंगाल जाने से पहले यहाँ क्या करते हैं, 2 दिन स्टे करते हैं, जिसमें एक दिन वो क्या करते हैं, भास्कर पंत जो रहते हैं वो अपने प्रतिनिधि के रूप में कल्याणगिरी गोसाई को या फिर कुलीनगिर को चयन कर लेते हैं। ये हमारे कुलीनगिर हैं, कल्याणगिरी गोसाई। ठीक, इनको मराठा प्रतिनिधि के रूप में कहाँ रख दिया जाएगा, रतनपुर में छोड़ दिया जाएगा। मराठा प्रतिनिधि का नाम पूछ लिया जाता है कौन, कल्याणगिरी गोसाई या फिर कुलीनगिर। क्लियर है। ये घटना हो गई। इसके पश्चात रतनपुर में रतनपुर विजय का उत्सव भी मनाते हैं मराठी सैनिक लोग। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो कब हो रही है, आपके रतनपुर पे आक्रमण करने के बाद। इस आक्रमण का परिणाम क्या होगा, इस आक्रमण का परिणाम यह होगा कि सबसे पहला चीज कलसुरी वंश का पतन हो जाएगा। अर्थात लगभग जो 750 वर्षों तक चला, मतलब 1050 में कलचुरी वंश आप मान के चलते हैं रतनपुर शहर बसा था और 1741 में ये खत्म हो गया। अब देखेंगे तो मोटा मोटी 750 साल, 1000 से लेके आप लेते हैं 741 तक, तो आपका मोटा मोटी 750 साल हो जाता है आपका। तो 750 साल का जो इतिहास रहता है किनका, रतनपुर के कलचुरियों का, वो इतिहास क्या हो गया, अब समाप्त हो गया। और रघुनाथ सिंह जो है वो सामंती राजा बन चुके हैं। मराठा शासन की स्थापना, छत्तीसगढ़ पर मराठों का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया और भोसले वंश के प्रतिनिधि जो भी रहेंगे, जिनको प्रतिनिधि वो बना लेंगे, वो छत्तीसगढ़ के शासक बन जाएंगे। अगर वो रघुनाथ सिंह को बनाते हैं तो रघुनाथ बनेंगे, मोहन सिंह को प्रतिनिधि बनाएंगे तो मोहन सिंह बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रशासनिक परिवर्तन भी किया जाएगा। जब मराठे आएंगे तो प्रशासनिक परिवर्तन रघु जी के हिसाब से होगा। छत्तीसगढ़ को नागपुर के अधीन मराठा राज्य में शामिल कर दिया जाएगा और नई कर व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली लागू की जाएगी। साथ ही यहाँ की जनता का जो है वो आर्थिक शोषण किया जाएगा। अर्थात मराठों ने भारी कर वसूली की और भूमि कर, फौजदारी कर और अनेक प्रकार के टैक्स लगाए। इससे आम जनता पर क्या हुआ, भारी आर्थिक बोझ पड़ा। साथ ही सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ेगा। आर्थिक शोषण के अलावा भी मराठों के आने से सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव क्या, तो मराठा संस्कृति और भाषा का प्रभाव यहाँ छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। मराठी अधिकारी और परंपराएं शासन व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगी। यहाँ की जो वेशभूषा है वो आपको देखने को मिलेंगी। ये छत्तीसगढ़ की लोकल वेशभूषा जो यहाँ के लोग पहनते थे, धीरे से वो किस में हो जाएंगे, मराठी ट्रेडिशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार की घटनाएं आपको होते दिखेंगी। कुल मिलाकर मराठा आक्रमण का निष्कर्ष कहा जाए तो छत्तीसगढ़ पर मराठा का आक्रमण एक निर्णायक मोड़ था, जिसने इस क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को बदल दिया। यह आक्रमण आंतरिक विघटन, राजा की कमजोरी और मराठों की महत्वाकांक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इस प्रकार से कलचुरी वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है और मराठा शासन की शुरुआत होती है। इसे छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक नया अध्याय आप बोल सकते हैं। ठीक है, इतने कलचुरी का जो ग्लोरी था वो समाप्त हो गया और छत्तीसगढ़ में एक नया अध्याय मराठा शासन की शुरुआत हो रही है। तो अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को बेसिकली हम लोग 5 अलग अलग पॉइंट में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है अप्रत्यक्ष मराठा शासन या फिर अप्रत्यक्ष भोसला शासन। ठीक है। दूसरा होता है प्रत्यक्ष मराठा शासन या प्रत्यक्ष भोसला शासन। तीसरा सूबा शासन। चौथा होता है ब्रिटिश अधीन भोसला शासन या ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। और पांचवा और अंतिम होता है पुनः भोसला शासन या पुनः मराठा शासन।
आप इसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट रूल, इसको बोलेंगे डायरेक्ट रूल, इसको बोलेंगे सूबा रूल, इसको बोलेंगे मराठा अंडर ब्रिटिश रूल, और ये है पुनः भोसला शासन, रिस्टेब्लिशमेंट ऑफ मराठा रूल। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले अप्रत्यक्ष भोसला शासन में क्या जानते हैं। अप्रत्यक्ष भोसला शासन का जो शासनकाल रहेगा उसको समझ लेते हैं 1741 से लेकर 1758 तक। ठीक है, जब रतनपुर विजय होता है तब से लेकर किनके बारे में रहेगा, तो मोहन सिंह की मृत्यु होते तक रहती है आपकी क्या, अप्रत्यक्ष भोसला शासन। इस समय नागपुर में भोसला राजा रहेंगे रघुजी भोसला प्रथम, और यहाँ छत्तीसगढ़ जो है वो 2 शाखाओं में बटी रहती है, रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा। रतनपुर शाखा में शासक आपको कौन देखने को मिलेंगे, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह, और रायपुर शाखा में आपको अमर सिंह और शिवराज सिंह। ये जो पूरी घटना चलती है, इतने जो शासक मिलेंगे ये किसके अंतर्गत रहेंगे, अप्रत्यक्ष भोसला शासन या फिर अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष के बाद आता है जब मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है 1758 में, 1757 में मृत्यु होती है, 58 में आते हैं। 58 में कौन आते हैं, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष भोसला शासन, अर्थात अब डायरेक्ट रूलर आएंगे, और वो कौन रहेंगे, 1758 से 1787 तक रहेंगे बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले स्वयं रतनपुर आएंगे और रतनपुर में रहकर ही पूरा शासन करेंगे। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासक आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष भोसला शासन। क्लियर है। प्रत्यक्ष भोसला शासन के बाद जब 1787 में आपके बिंबाजी राव भोसले की मृत्यु हो जाती है, तो इनके बाद विट्ठल राव जो है वो चालू करते हैं सूबा शासन। सूबा शासन का कार्यकाल 1788 से लेकर 1818 तक था। इसमें आपको बेसिकली 3 मराठा शासक हैं वो देखने को मिलेंगे। पहला नाम मिलता है व्यंकोजी भोसले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारों की नियुक्ति की। सूबा शासन के जनक कहे जाते हैं कौन, व्यंकोजी भोसले। इनके शासनकाल में कुल 5 सूबेदार थे। छत्तीसगढ़ में कुल सूबा शासन में 9 सूबेदारों का नाम देखने को मिलेगा, जिसमें से 5 सूबेदार व्यंकोजी भोसले के शासनकाल में रहेंगे। क्या थे, कैसे थे, हर एक चीज हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये ओवरव्यू है। ठीक है, तो व्यंकोजी भोसले के शासनकाल में आपको मिलेंगे महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद और बीकोजी पिंटरी। ये 5 सूबेदार किनके शासनकाल में रहेंगे, व्यंकोजी भोसले। इसके बाद अगले जो मराठा सरदार आते हैं, मराठा राजा आते हैं नागपुर के, वो थे परसोजी भोसला। इनके शासनकाल बहुत छोटा रहता है, तो इसमें एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा, बीकाजी गोपाल। इसके पश्चात अप्पा साहब जो हैं, अप्पा साहब भोसला, ये आपके नागपुर के मराठे राजा बनते हैं, और इनके समय में 3 आपको देखने को मिलेंगे, सखाराम हरि या सरकार हरि, सीताराम टांटिया और यादव राव दिवाकर। कुल मिलाकर 9 सूबा शासन के अंतर्गत 9 सूबेदार रहेंगे। और 1818 में याद रखिएगा सीताबर्डी का युद्ध होता है, जिसमें आपके जो मराठे हैं वो हार जाते हैं, और उसके चक्कर में क्या हो जाता है, इनको अप्पा साहब को जेल कर दिया जाता है। अगला जो आता है सूबा शासन के बाद वो है ब्रिटिश अधीन भोसला शासन। ये 1818 से लेकर 1830 तक रहता है। इस समय याद रखिएगा 1818 से 1830 तक रघुजी भोसला तृतीय जो हैं ये अल्पायु रहते हैं, इसलिए अंग्रेज जो है वो शासन करते हैं। ठीक है, अप्पा साहब को ऑलरेडी जेल हो चुका है। तो जब अंग्रेज शासन करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में किसकी नियुक्ति करेंगे, ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। और नागपुर में रहेंगे कौन, रेजिडेंट। नागपुर में रेजिडेंट रहेंगे, और छत्तीसगढ़ में कौन रहेंगे, ब्रिटिश अधीक्षक। इसमें कौन कौन से हैं, तो कैप्टन एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, बिल्किल्सन और क्राफर्ड। कुल आपको 6 अंग्रेज अधीक्षक या ब्रिटिश अधीक्षक देखने को मिलते हैं ब्रिटिश अधीन भोसला शासन में। कब से कब तक, 1818 से 1830 तक। जब रघुजी तृतीय जो है ये अल्पायु से फिर क्या हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, तो पुनः क्या आएगा, पुनः भोसला शासन आएगा। ये 1830 से लेकर 1854 तक रहता है। इसमें रघुजी भोसला तृतीय वयस्क हो जाते हैं, और ये जब वयस्क होंगे तो ये भी शासन अब सूबेदार या अंग्रेज अधीक्षक नहीं रहेंगे। इनके समय में आएंगे जिलेदार। छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्ति करते हैं, और कुल छत्तीसगढ़ में 8 जिलेदार होते हैं। कौन कौन से, तो कृष्णा राव अप्पा, दूसरा नाम मिलता है अमृत राव, तीसरा सदरुद्दीन, चौथा है दुर्गा प्रसाद, 5वां इंदुक राव, 6वां सखाराम बापू, 7वां गोविंद अप्पा और 8वां है गोपाल राव। कुल इस प्रकार से 8 हमको क्या मिलते हैं, जिलेदार मिलते हैं। और छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को इन 5 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष भोसला शासन या मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन में हमको क्या जानना है, तो याद रखिएगा 1741 से लेकर कब तक, 1758 तक। प्रत्यक्ष में क्या रहेगा, 1758 से लेकर 1787 तक। सूबा शासन में क्या रहेगा, तो 1788 से लेकर 1818 तक। ब्रिटिश अधीन क्या रहेगा, 1818 से लेकर 1830 तक। और उसके बाद पुनः भोसला शासन 1830 से लेकर 1854 तक। 53 या 54 आप मान सकते हैं, क्योंकि 53 में आपके लास्ट में दिसंबर माह में रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है, तो 54 में क्या कर लेते हैं, वो
अधीन कर लेते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आशा है कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।